नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। हमारे ही एक सहयोगी का शेर है कि आज बिगड़े हैं ज़हन जिस हद तक हमने सोचा कहां था इस हद तक। ये किस तरह का समाज बनाने की कोशिश की जा रही है, ये दूषित मानसिकता कहां से आ रही है। मुश्किल से गुजरकर तो आदमी को शुक्रगुजार होना चाहिए, वो बदले की जरूरत भी कैसे कर सकता है, वो खिलाफत के नारे कैसे लगा सकता है, लेकिन नफरत में नारे भी लग रहे हैं और अब मासूमों को हथियार बनाया जा रहा है। जिन्हें प्रेम सिखाना चाहिए उन्हें पढ़ाया जा रहा है घृणा का पाठ। इंदौर से आए एक वीडियो को देखकर हैरत में पड़ जाएंगे आप। वीडियो कोरोना संक्रमण के बाद स्वस्थ होकर आए लोगों का है। इन मरीजों में एक 6 साल का मासूम बच्चा भी है। वीडियो में जिस वक्त सारे लोग कोरोना को मात देने की खुशी जता रहे हैं, तब यह बच्चा अचानक एक नारा लगाता है, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ। कितनी समझ है एक 6 साल के बच्चे में। असल में तो इस उम्र में उसकी नफरत भी उसकी अपनी नहीं है। कहीं यह खिलाफत उसके दिमाग में पैबस्त तो नहीं की जा रही। एमपी के खरगोन से भी आया एक वीडियो जिसमें एक युवती कोरोना संक्रमण को पूरे शहर में फैला देने का दम दिखा रही है। अपने शहर, समाज और अपने देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ यह जहर कहां से आ रहा है? कौन है जो इस बेहद मुश्किल वक्त में भी नफरत का कारोबार चला रहा है, घृणा का, बुराई का पाठ पढ़ा रहा है? देश से पहले समाज के दुश्मन कौन हैं और क्यों हैं, और कहां से इनके भीतर पहुंचाई जा रही है सोच? कटघरे में हर वो शख्स है जिसने संकट के समय में कड़वाहट के बीज बोए हैं। ऐसे सभी लोगों को, जो चाहे समाज के हों या हमारे आपके बीच के हों, उन्हें जवाब तो देना होगा। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। सुना आपने? 6 साल के इस बच्चे की आवाज सुनी, नारा सुना? नहीं सुना तो फिर सुनिए, सुनिए तो सही कि वो क्या कह गया है। देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ नारा लगा गया है। 6 साल के बच्चे की अदावत हो सकती है क्या? क्यों कहा उसने ऐसा? किसने सिखाया उसे? किसने ये नारा पढ़ाया? किसने सिखाई उसे नफरत? इंदौर के इंडेक्स हॉस्पिटल के हैं ये सारे मरीज। सरकारी खर्चे पर ही इनका उपचार हुआ, देखरेख की गई इनकी, और सरकारी सुविधाओं में ही 14 दिन उपचार लेने के बाद ये महामारी बन गए, कोरोना वायरस को हराकर बाहर आए। हैरत की बात है कि शुक्रिया तो बहुत दूर, बच्चे की जुबान पर ऐसे घृणित नारे, ये क्या इस बच्चे की सोच है या किसी और की समझाइश? तो इस प्रकार की शिक्षा कहां से मिल रही है? कैसी शिक्षा उसको परिवार में दी जा रही है? जो देश के प्रधानमंत्री के बारे में अगर इस प्रकार की बात कर रहा है तो ये बहुत गंभीर बात भी है और सोचने का विषय भी है। दुख और उस समय इसलिए हुआ, उस बच्चे के ऐसा कहने के बाद भी वहां उपस्थित जो अन्य लोग थे, किसी ने उसको समझाने का प्रयास नहीं किया, बल्कि कहीं ना कहीं उसको समझाने की बजाय कुछ चेहरे में कुछ मुस्कुराहट थी। इन्हें भी सुन लीजिए जरा। मोहतरमा खुद को डॉक्टर कहती हैं, जोखिम जानती हैं संक्रामक बीमारी के, लेकिन वायरल हुए वीडियो में ये दहशत फैला रही हैं। तो मैं पूरा खरगोन में फैलाऊंगी, अब ले लो। तो मैं पूरा खरगोन में फैलाऊंगी, अब ले लो। घूम रहे हम लोग। जब सारी दुनिया तक इनका चेहरा पहुंच गया तो फिर कह रही हैं कि गुस्से में थी, जुबान फिसल गई। वो अल्फाज मेरे बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में बोले गए थे, क्योंकि मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी रिपोर्टर्स पे। मैं कोई फैलाना नहीं चाहती थी। हम लोग जब हमारे साइन सिम्टम्स आए तब हम खुद से गए थे टेस्ट करवाने, रिजल्ट कराने। हम खुद डॉक्टर हैं, हम लोग जानते हैं कि हमें क्या करना है, क्योंकि हम लोग नहीं फैला रहे हैं, ना मैं फैलाने का इंटेंशन है। मैंने उस वीडियो में मास्क पहने हैं, वो भी 2। मैं अभी कमरे में भी 2 मास्क पहनी हूँ। समाज से उठे इस मुद्दे पर फिर सियासी रंग चढ़ना भी लाजमी है। अगर आपको मोदी विरोध करना है तो करिए, लेकिन मोदी विरोध, राष्ट्र विरोध पर कब आप तक पहुंच जाता है, कब आप भारत के टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह का नारा लगाने लगते हैं, यही हमारा इनसे विरोध का कारण है। और वो किसी भी पार्टी के लोग हों,
किसी भी जमात के लोग हों, किसी भी मरकज में जाने वाले लोग हों, हम विरोध करेंगे, इनका करते रहेंगे। जब एक महामारी से लड़ाई में एकजुट हो देश, तब ऐसी नफरत के लिए कोई गुंजाइश है क्या? क्या ये देश के भीतर ही देश को तोड़ देने की कोशिशें नहीं हैं? पहले सिस्टम के, फिर समाज के, फिर देश के भीतर रहकर देश के दुश्मन बन रहे इन लोगों को ये नफरत किसने सिखाई है? जवाब तो देना होगा। इंदौर में विकास सिंह चौहान और खरगोन में आशुतोष पुरोहित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो रस्मन सबसे पहले उन मेहमानों का परिचय जिनके साथ हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ है तरुण भानोत, युवा नेता हैं, पिछली सरकार में वित्त मंत्री भी रहे हैं। तरुण जी का बहुत स्वागत। दूसरे मेहमान बीजेपी के नेता हैं रामेश्वर शर्मा, एमएलए भी हैं। रामेश्वर जी का भी बहुत स्वागत। और तीसरे मेहमान हाजी मोहम्मद हारून, ये अध्यक्ष हैं एमपी जमायत उलेमा के। हाजी साहब का भी स्वागत है। शुरुआत करेंगे हाजी साहब से। हाजी साहब, ये दो वीडियो आपने देखे, ये क्या है? ये कौन है जो नफरत फैला रहे हैं इस सीमा तक के बच्चा गाली देने लगे देश के प्रधानमंत्री को? देखिए, इस वक्त पूरी दुनिया एक वबा के अंदर हम लोग मुब्तला हैं और हम सारे लोग मिलकर इस बीमारी से दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। और जो लोग हमारे डॉक्टर हैं, हमारे पुलिस ऑफिसर्स हैं, वो सारे लोग भी सेवा में लगे हुए हैं। और हम सब लोग ये कोशिश में हैं कि जल्द से जल्द ये बीमारी दुनिया से दूर हो जाए। और सरकार ने, भारत सरकार ने और प्रदेश सरकारों ने जो भी गाइडलाइन जारी की, सारे देश ने उसको सहर्ष स्वीकार किया। सारे मजहबी रहनुमाओं ने, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, आज इस वक्त सारे लोग मिलकर इस बीमारी से लड़ रहे हैं। और आज बहुत बुरी हालत में मजदूर लोग हैं। हम किसकी गलती हम नहीं कहते, लेकिन बहरहाल लोग तकलीफ में हैं और परेशानी में हैं। हमें सबको मिलकर इस परेशानी का मुकाबला करना है। हम रोज कर रहे हैं डिबेट लगभग मजदूरों पर। कई बार यही जो गेस्ट हैं हमारे साथ वो भी रहते हैं। आज की घटना, ये जो वीडियो आए हैं, उन पर मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा कि कौन है जो नफरत इंपोज कर रहा है, इंजेक्ट कर रहा है? मैं ये गुजारिश करना चाहता हूं कि अगर कोई भी बुराई करता है, इस वक्त हमारा किसी से भी इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन हम सबका भला चाहेंगे, हमें किसी का बुरा नहीं चाहना है। पूरी दुनिया में हमें भलाई का पैगाम देना है। और जहां भी ये लोग अगर कोई गलत बात करते हैं, हम उसकी सख्त मजम्मत करते हैं। बात की तहकीकात की जाना चाहिए। मुझे नहीं मालूम किसने क्या कहा है, लेकिन हाजी साहब, आऊंगा आपके पास। दूसरे मेहमान का रुख कर लेते हैं। बहुत दार्शनिक वाले अंदाज में हाजी साहब ने इस पर बात की। रामेश्वर शर्मा बीजेपी के एमएलए हैं, तल्ख बोलते भी हैं, दम से बोलते हैं। आज रामेश्वर शर्मा जी क्या बोलते हैं ये सुनेंगे जरूर हम। रामेश्वर जी, आपकी पहली टिप्पणी, ये जो दो वीडियो हमने आपको दिखाए, और सवाल वही कि कौन है जो नफरत इंजेक्ट कर रहा है बच्चों के मन में? देखिए प्रवीण जी, ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि जहां एक और पूरी सरकार उन्हें कोरोना पीड़ितों के इलाज में अपना जो है सर्वस्व लगा रही है। इलाज में हमारे डॉक्टरों की जान जोखिम में है, लेकिन फिर भी वो मरीजों को स्वस्थ करने में अपना पूरा जिंदगी दांव पर लगा रहे हैं। अपने बेटा बेटी, अपने परिवार को छोड़कर दांव पे लगा रहे हैं। जो वहां से निकल कर आ रहे हैं, अगर वो ठीक होते तो वो ताली बजाते, ताली नहीं बजाते तो कम से कम थैंक यू, धन्यवाद देते। लेकिन 6 वर्ष के बच्चे के अंदर जो बोया जा रहा है, मैं उस माँ को केवल यही प्रणाम करना चाहता हूँ। क्या माँ, तू अपने बेटे को मन में ये क्या बोलना चाहती है? क्या भारत सरकार ने तुम्हें इलाज की जगह कोई तलवार मार दी? क्या प्रधानमंत्री जी से आपकी व्यक्तिगत ऐसी क्या नाराजगी हो गई? अरे भैया, भारत के प्रधानमंत्री जी ने भारत के पूरी जमात मतलब इंसानियत की सुरक्षा के लिए लॉकडाउन किया है। हमने किसी को सताया नहीं है, हमने किसी को जेल नहीं भेजा। लेकिन जिस तरह आपने बच्चे की जुबान में जो शब्द दिए हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आप बेटे को क्या सिखाना चाहती हो? अरे बेटे को अगर सिखाते, अच्छा वैज्ञानिक बनने का सिखाते। जिन डॉक्टरों ने इलाज किया है, उन डॉक्टरों के परिवार के बारे में, उन डॉक्टरों के बारे में कुछ सिखाते। जो सरकार इलाज करा रही है उसका धन्यवाद मत दो, पर उस सरकार को हम मार देंगे जैसे शब्द बोलना, ये क्या दुर्भाग्य। और ये जो सारी तैयारी है, यही एक जो है पूरे लड़ाई की जड़ है।
मैं फिर आग्रह कर देना चाहता हूं कि ऐसे ही वीडियो लोगों ने जो है सीए के नफरत में जो है दिल्ली के अंदर बच्चों के चलाए, ऐसे ही अब चला रहे। मैं हाथ जोड़कर कहना चाहता हूं कि हम लोगों की कोई जाति दुश्मनी नहीं है, हम सारी लड़ाई लड़ते हैं। किसी भी हिंदू के घर में चले जाइए, किसी के चले जाइए, किसी भी नेता के घर चल जाइए, पर उसकी औलाद से कभी यह शब्द नहीं दोगे कि हम फलाने को मार देंगे। मार देना वाला शब्द ये लोकतंत्र की परिभाषा में नहीं है, ये अंबेडकर के संविधान में नहीं है, ये महात्मा गांधी के विचार में नहीं है, और रहने वाले हिंदुस्तान में नहीं है। रामेश्वर जी, ये अभी उस परिधि में नहीं है कि हम तो केवल उस मानसिकता पर बात कर रहे हैं। माफ कीजिए, रोकूंगा आपको, वक्त है हमारे पास। हम तीसरे मेहमान का रुख करते हैं, बहुत देर से उन तक गए नहीं। तरुण भानोत साहब हमारे साथ जुड़े हुए। तरुण जी, वही सवाल जो मैंने दोनों मेहमानों से किया आप तक लेके पहुंचूंगा कि ये नफरत जो है ये कैसे इंजेक्ट हो रही है, ये कैसे लोग इस सीमा तक रिएक्ट कर रहे हैं। उतने छोटे बच्चे से बिल्कुल उम्मीद नहीं की जा सकती कि किसी ने उसे सिखाया होगा। वो उसके तो चेतन अवचेतन में कहीं गया दिमाग में, वो बाहर निकलते ही बोल दिया उसने। प्रवीण भाई, कोई भी ऐसा मुद्दा अगर आता है तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। जहाँ तक बच्चे के मुख से निकले हुए शब्द हैं, निश्चित रूप से मैं तो ये मानता हूँ कि वो बच्चे के मुख से निकले हैं, और 6 वर्ष का बच्चा तो एक अबोध बालक होता है। पर आपका जो आज चर्चा का विषय है, जो टॉपिक है, ये सबसे महत्वपूर्ण है कि आबो हवा हमारे देश की फिजा बदली कैसे, ये जहर आ कहाँ से रहा है, ये क्यों ऐसी चर्चाएं हो रही हैं जो हमारे बच्चों के कान तक भी जा रही हैं, जो इस देश का उज्जवल भविष्य है, आगे हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं। इस पर हम सबको चिंतन करना होगा। पहली बात तो राजनीतिक विरोध हो सकते हैं, मतभेद हो सकते हैं, पर व्यक्तिगत तौर पर मैं तो कभी ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करता। प्रणाम कर रहे थे मेरे मित्र रामेश्वर शर्मा जी उस बच्चे की माँ को, तो मैं तो रामेश्वर भाई को भी प्रणाम करना चाहता हूँ। कुछ दिन पहले उनने एक स्टेटमेंट दिया था कि ये जो कांग्रेसी हैं ये किसकी औलाद है, ये बोलने में भी शर्म आ रही है मुझे तो शब्द उनने इस्तेमाल किए थे। रामेश्वर भाई, मैं सनातन धर्म को मानता हूँ, एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ हूँ। मेरे संस्कार मुझे ये सिखाते हैं कि अपने धर्म का पालन कीजिए, अपनी मातृभूमि से प्यार कीजिए और दूसरों का भी सम्मान कीजिए और आदर कीजिए। जो मेरे मन में रहता है, अपने धर्म के प्रति रहता है, मैं उसका पूरी ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ जैसा करना चाहिए वैसा पालन करता हूँ। पर मैं दूसरों को सिर्फ कभी उकसाने के लिए ऐसी कोई बात नहीं करता हूँ कि एक मजहबी वातावरण देश का दूषित हो। क्योंकि आखिर में मैं यही कहूँगा प्रवीण जी कि जो भी इस भारत माता की गोद में पैदा हुए हैं, पले हैं, बड़े हैं, वो भारत माँ की संतान है। अगर कुछ लोग जो गड़बड़ी फैलाते हैं वो किसी भी जात और धर्म और मजहब के आते हैं, वो मेरे लिए भी राष्ट्र से ऊपर नहीं है। उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाना चाहिए। और जब ये होगा, समाज में ये मैसेज जाएगा, तो इस प्रकार की जो घृणित मानसिकता के लोग हैं या जो ऐसी बातें फैलाते हैं, उनके ऊपर रोक लगेगी। और मैं तो सारे धर्म के सभी सम्मानीय लोगों से कहना चाहता हूं कि धर्म के अंदर ही इसको रोकिए, दूसरे को मौका ही नहीं दीजिए कि वो जाकर बोले कि इसने ये गलत किया और आप तर्क के ऊपर कुतर्क करें और वितर्क करें। ये अच्छी ना, ये भारत की संस्कृति और परंपरा है। अगर इस पर रोक लगेगी, हम सब अपने ऊपर संयम रखेंगे, तो मुझे विश्वास है कि आने वाली पीढ़ी में जो जहर थोड़ा बहुत अंदर जा चुका है उसको हम रोक सकेंगे और एक अच्छा ऐसे भारत का निर्माण कर सकेंगे जो हमारे पूर्वजों ने सपने देखे थे, जिसके लिए उन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। और हम भी यही चाहते हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए हम एक ऐसा महफूज सुरक्षित देश छोड़कर जाएं जिसमें सब धर्मों के लोग, सब अलग अलग लोगों, भगवान को मानने वाले लोग प्यार और मोहब्बत के साथ अपने देश के प्रति एकता और निष्ठा का प्रदर्शन करते हुए एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहे हैं। ठीक है, हाजी साहब का रुख कर लेते हैं। हाजी साहब, एक कुछ ऐसा इंप्रेशन आ रहा है, कई जगहों से आया, शुरुआत में भी आया, बाद में भी आया, यदि कोरोना संक्रमित कोई हो रहा है तो उसकी नाराजगी फिर क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होना चाहिए, क्यों केंद्र सरकार से होना चाहिए। दूसरी तस्वीर का भी हम रुख कर लें, जो मैडम कह रही कि मैं तो फैलाऊंगी अभी बाहर जाके, घर वालों को भी फैलाऊंगी, तो ये एक इस तरह का माहौल क्यों बन रहा है हाजी साहब, क्या वजह लगती है आपको? मेरी गुजारिश ये है, एक तो गवर्नमेंट जो है टोटल फेल्यूर हो गई है। इस वक्त लाखों लोग सड़कों पर मारे मारे फिर रहे हैं, उनके पैरों में छाले पड़ गए हैं और उनका बहुत बुरा हाल है। तो मैंने पहले भी अपील की थी, आवाम से भी अपील की थी कि भाई धैर्य रखो और इस तरह मत निकलो, तुम्हारे को पहुंचाने का इंतजाम किया जाएगा। लेकिन लोग भी नहीं माने और सड़कों पर निकल गए और सरकारें भी इंतजाम नहीं कर पाई।
दोनों तरफ से अजीब मामला इस देश में हो गया। लोग रेल हाजी के साहब, अंदर आप खड़ गए, शायद आज मर जुड़े गए। हमारे साथ। हम कई बार इस मसले पर लगातार कर रहे हैं डिबेट, कल भी हमने की थी। आज एक जिस विषय पर है, मैं चाहता हूं कि उस विषय पर यदि तीनों मेहमान रहेंगे तो दर्शकों के लिए सहूलियत होगी सर। कि इतनी बड़ी तादाद में लोग पैदल निकल रहे हैं, गाड़ियों में निकल रहे हैं, ट्रकों के अंदर भरे पड़े हैं। अब जहां ट्रक के अंदर सवारी नहीं बैठना चाहिए, आज 100 लोग उसमें बैठे हुए हैं। आज प्राइवेट लोग, पब्लिक के लोग बात करें तो हाजी साहब ज्यादा अच्छा होगा। हाजी साहब ज्यादा अच्छा होगा। सरकारें ट्रेन चला रही है, मजदूरों को भेज रही है, मजदूरों की वकालत न करे। हाजी साहब जरा बेहतर होगा। रामेश्वर शर्मा जी कुछ सवाल कर रहे हैं हाजी साहब आपसे। लगे हैं, जनप्रतिनिधि लगे हैं और लगे हैं। और प्रवीण जी, आप खुद जानते हैं, जब रात को कल आपने मुझे फोन किया, रात को भी मजदूरों की चिंता की। छत्तीसगढ़ के लिए 2 ट्रेनें कल रवाना हो रही हैं। आज 47 बसें गई हैं, सब प्रदेशों में लगे। और किसी भी दल का राजनेता हो या जनप्रतिनिधि हो, वो इस व्यवस्था में लगा है कि मजदूर या तो अपने स्थान पर रुके, उनके खाने के इंतजाम किए जा रहे हैं, उनको गंतव्य स्थान में पहुंचाने के लिए बसें लगाई जा रही हैं। एक दिन में 1 घंटे में कोई हाजी साहब व्यवस्था नहीं होती। डिरेल हो जाएगी। हम रोज कर रहे हैं इस पर बात, रोज कर रहे हैं। आज तो मूल बात यह है कि क्या कोरोना व्यक्ति क्यों इस लाइन पे चला जा रहा है, और खासतौर पर किसी कौम से है। तो मेरा निवेदन सुन लीजिए जरा सा। इसलिए जो हाजी साहब से पूछा जा रहा है उससे जवाब दीजिए। ट्रेनें भी चल रही हैं, लेकिन इस वक्त सड़कों पर लाखों लोग हैं। और हमारे जो एनजीओ हैं, उसमें सारे समाज के लोग हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सब मिलकर भोजन वितरण कर रहे हैं। राजनेता भी कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, अगर एनजीओ, अरे हारून साहब, अरे जनाब हारून साहब, एक बात का जवाब दीजिए कि उस बच्चे के जहन में प्रधानमंत्री के खिलाफ ये बदनीयती किसने पैदा की? कौन अपराधी है? वो अपराधी है तो उससे प्रार्थना करिए कि वो इस तरह बच्चों को अपराध में क्यों डालना चाहता है। जब बच्चों का इलाज हो रहा है, सरकार इलाज का खर्चा उठा रही है, सरकार उनकी चिंता कर रही है, तो उसकी निंदा करने के बजाय आप अपना प्रवचन मजदूरों पे झाड़ने लगे। मजदूरों की व्यवस्था भी हम कर रहे हैं, मजदूर हमारी जवाबदारी में है, हम मजदूर के मजदूर हैं, उसको परेशान नहीं होने देंगे। लेकिन आप डॉक्टर लेडी जो बहन ने कही है, जो बहन ने कही है, उसके बारे में कहिए कि वो क्यों कोरोना फैलाना चाहती। निंदा करिए ना उसकी। और जिस अबोध बालक के दिमाग में, मेरा निवेदन सुन लीजिए, जिस अबोध बालक के दिमाग में ये भरा गया है, जी चाहिए। जल्दी हाजी साहब आपका जवाब जल्दी तीसरे मेहमान का रुख करेंगे। भाई साहब जल्दी बोलिए। जी बोलिए। उसको रोकिए कि इस तरह ये प्रार्थना करिए कि अरे हर चीज में कानून क्यों लाना चाहते हैं? हम 6 वर्ष के बच्चे पर क्या कानून लगाएंगे? हम उसके माँ बाप से कहना चाहते हैं कि ऐसी नौबत क्यों डाल रहे हैं बच्चों के दिमाग में? सहमत आप उनको पढ़ाइए, कानून आप उनको ज्ञान की शिक्षा दीजिए, माफ कीजिए, आप उन्हें डॉक्टर बनाइए। रामेश्वर जी माफ कीजिए, आपको भी रोकूंगा। हम तरुण भानोत जी का रुख करेंगे। तरुण जी बहुत संजीदा नेता है, तरुण जी का भी रुख करते हैं। तरुण जी, एक जो बात है वो शुरुआत से आप भी महसूस कर रहे होंगे, लगातार आप बहुत जागरूक पॉलिटिशियन है, कि जब से ये कोरोना फैला है एक तरह का कौम और मजहब बीच में आ रहा है। कई बार आता है, कई बार फिर सरक जाता है, फिर दूर हो जाता है। ये क्या वजह है? मजहबी रंग एक बीमारी को, महामारी को देने के पीछे क्या वजह है आपको लगती है तरुण भानोत साहब? प्रवीण भाई, सबसे ज्यादा अफसोसजनक बात यही है कि बीमारी ये आई, दुनिया का कोई देश इससे नहीं बचा। हर देश में अलग अलग धर्म और मजहब को मानने वाले लोग रहते हैं, और हमारा भारत देश तो इतना प्यारा देश है, यहाँ तो हर कोई ऐसा धर्म ही नहीं होगा दुनिया में जिसको मानने वाले लोग नहीं रहते। अगर ये बात आई तो मैं शुरू से ही ये बात कह रहा हूँ कि बड़ी अफसोसजनक है। लड़ाई संक्रमण से है, लड़ाई कोरोना से है। हिंदू भी नहीं बचेगा, मुस्लिम भी नहीं बचेगा, सिख भी नहीं बचेगा, ईसाई भी नहीं बचेगा, और मानवता भी नहीं बचेगी। इसकी बात हमें करना चाहिए। एक 6 वर्ष के बालक ने कहा तो मैं उसके प्रति क्या शब्द कहूँ, मैं मेरे उसमें नहीं है, पर हाँ, जो उसकी परवरिश कर रहे हैं उनको ध्यान देना चाहिए कि बच्चों के कानों में ऐसी बातें नहीं आना चाहिए, और जहाँ से आ रही उन पर तत्काल रोक लगना चाहिए। एक डॉक्टर ने कहा, एक महिला, मैं उनको सुन रहा था, कि मैं तो सबको दे दूंगी, मैं सबके बीच में जाके फैला दूंगी इस बीमारी को।
तो वो भी बड़ा अफसोसजनक है। पर जब मैं उसका दूसरा पहलू देखता हूं तो आप ही के चैनल के प्रीव्यू में मैंने पहले देखा कि उसने कहा मुझसे गलती हो गई, मैं बड़े तनाव में थी। तो कई बार हो जाता है, हमें बड़ा दिल भी रखना चाहिए, पर नियोजित तरीके से जो लोग सांप्रदायिकता फैलाना चाहते हैं उनके ऊपर रोक लगना चाहिए। प्रवीण भाई, एक शेर कहना चाहूंगा मैं, अगर आप मुझे समय दें तो। महफूज सारे बादशाह हैं, बिल्कुल इरशाद महफूज सारे बादशाह हैं, वजीर और शहजादे हैं। महफूज सारे बादशाह हैं, वजीर और शहजादे हैं, जो बेघर है तूफान में वो महज प्यादे हैं। तो जो आज हमारे लिए लड़ाई है, वो लड़ाई है बिना धर्म की और मजहब की बातें छोड़कर कोरोना के संक्रमण से सबको बचाया जाए, मानवता को बचाया जाए। और जो बेघर होकर रोडों पर चल रहे हैं उनकी जो मदद कर सकते, भूल जाइए कि आप हाथ छाप के हैं, कि फूल छाप के हैं, कि आप हाथी के ऊपर बैठे हैं, कि आप साइकिल की सवारी कर रहे हैं। राजनीति तो हम इसीलिए करते हैं कि लोगों की भलाई करें। तो जो हमारा सबसे बड़ा सबक है, जो हमने जीवन में सीखा है, जनता की सेवा करने का, अपनी मातृभूमि की सेवा करने का, आज समय ये हमारे पास में है कि हम उसका सदुपयोग करें। जो तन मन धन से यथा योग्य संभव हो वो एक दूसरे की मदद करें, ये नफरतें खत्म करें। और मैं तो ये मानता हूं कि हमें मौका दिया ऊपर वाले ने। एक बार रामेश्वर शर्मा जी का रुख करते हैं। रामेश्वर शर्मा जी, ये इसमें कोई संयोग आप तलाशते हो क्या? डॉक्टर पर हमला हुआ, जो मेडिकल स्टाफ है उसके ऊपर हमला हुआ, वो इंदौर था। उसके बाद भी एक दो और घटनाएं हुई, वो इंदौर में हुई। ये वाला भी जो हुआ वो इंदौर में हुआ। तो क्या इंदौर में आपकी पार्टी के लिए, आपके नेताओं के लिए नाराजगी ज्यादा है या वजह कुछ और है? रामेश्वर शर्मा साहब। नहीं, इससे इंदौर, प्रवीण जी, इसको पर्टिकुलर इंदौर से नहीं जोड़ेंगे। ये ओवरऑल पूरे देश में एक जो है वर्ग कह लीजिए, एक ये वर्ग में कथित लीडरशिप कह लीजिए, जो नहीं चाहता कि गरीब वर्ग का इलाज हो। जो मुसलमानों के अंदर एक वर्ग ऐसा ताना सा पैदा हो गया है जो अपनी हुकूमत रखना चाहता है और मुसलमानों को बरगलाना चाहता है। मुसलमान बीमार है तो उसको बीमारी का इलाज बताने की बजाय उसको उकसाता है कि डॉक्टर आए तो उस पर थूक दो, नर्स आए तो उसके साथ बदतमीजी कर दो, पुलिस आपको प्रेम से इलाज कराने के लिए ले जाए तो उस पर पत्थर फेंक दो। अबोध बच्चे से किस तरह के शब्द बुलाए जा रहे हैं। इसलिए मैं जो जनाब हाफिज जो बैठे थे उनसे केवल यही रिक्वेस्ट कर रहा था कि जनाब उनको बोलिए कि आप नमाजें पढ़ो यार, उर्दू के कुछ शब्द सीखो, आप कुराने पढ़ो, लेकिन कम से कम अपनी औलाद को ऐसी चीजें तो मत पढ़ाओ जो नफरत के बीज बोती हो। नफरत के बीज बोना बंद करो। और इसलिए मैं फिर भारत सरकार का और प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद कहता हूं कि हमने कोई भी इसमें रंजस मात्र भी हमने गालियां खाई, लेकिन फिर भी हमने इलाज कराया। पुलिस और डॉक्टरों पर फतरा हुए, लेकिन उन्हीं डॉक्टरों ने, उन्हीं पुलिस वालों ने, उन्हीं नर्स बहनों ने उनका इलाज किए जिनने उनके साथ बदतमीजी किए, और वो ठीक हुए, अपने घर पहुंचे। इसके बाद भी अगर वो नहीं पछताते, इसके बाद भी अगर वो गलती की माफी नहीं मांगते तो ये गलत है। मैं फिर कहना चाहता हूं कि मजहबी रूप नहीं दिया जाना चाहिए। मजहबी रूप जो लोग दे रहे हैं उनको समझ आना चाहिए, उनको समझ सीखना चाहिए कि इस समय इंसानियत और मानवता को बचाने का है। भारत फिर भी दुनिया में वो देश है जो तमाम देश वैज्ञानिक कहलाते थे, जो तमाम देश अपने जो है चिकित्सा में नंबर 1 थे, जो तमाम देवों पर दुनिया में उड़ान भरने की दम रखते थे, वो इस रोग के महामारी से ग्रसित हो गए, औंधे मुंह जाकर गिर गए। भारत बचा है, इसको बचा रहने दीजिए, बीमारी मत फैलाइए, सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करिए। भारत बचा है, इसको बचा रहने दीजिए, बहुत बड़ी लाइन है। और ये केवल ये कोरोना पर एप्लीकेबल नहीं है, ये हमेशा कई साल युगों तक एप्लीकेबल है कि भारत बचाए, सब चीजों पर लागू रहेगी। तरुण भानोत साहब कुछ कहना चाहते? सब चीजों पर लागू रहेगी। रामेश्वर जी, मैंने तो इस संक्रमण काल में भी देखा, और मैं तो अपने विधानसभा क्षेत्र की बात भी करना चाहता हूं। पहले हमारे यहाँ पर एक हिंदू समाज की महिला थी, उसकी वो अकेली थी घर में और उसके पिताजी का देहांत हो गया। अब मैं आपसे कह रहा हूं, ये तो रिकॉर्ड पे है, आपके चैनलों ने भी दिखाया, अखबारों ने भी दिखाया। मुझे पहुंचने में देर हो गई, पर उसके अड़ोस पड़ोस के लोग जब उसकी मदद करने नहीं आए तो उनने फोन लगाया। हमारे यहाँ पे एक संगठन है जो ऐसे क्रियाकर्मों में लोगों की मदद करता है, तो मुस्लिम समाज के हमारे नौजवान भाई वहां पहुंचे। उनने पूरी हिंदू रीति रिवाज के साथ उस बहन के जो पिताजी थे उनके अंतिम संस्कार में सहयोग किया। बाद में हम सब भी लेट हो गए थे, पर हम सब भी पहुंचे। भोपाल में भी हमने ऐसी मिसाल देखी, पूरे देश में ऐसी मिसाल देखने को मिल रही है। जो डॉक्टर काम कर रहे हैं, जो नर्स काम कर रही हैं, जो हमारे पुलिस वाले काम कर रहे हैं, जो सरकारी अधिकारी काम कर रहे हैं,
उनका कोई जात और धर्म और मजहब थोड़ी है। मैं तो बहुत सारे ऐसे लोगों को हर मजहब और धर्म का जानता हूं, जो पुलिस में भी हैं, जो डॉक्टर भी हैं, जो नर्स भी हैं, और जो शीर्ष पदों पर भोपाल में बैठकर इस पूरी कोरोना की लड़ाई के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से तैयारी कर रहे हैं। आईएएस अधिकारी भी हैं उस स्तर के। तो ये तो हिंदू मुस्लिम की बात दुर्भाग्यपूर्ण है। कोरोना के टाइम तो है ही है, और जैसा कि आपने कहा, रामेश्वर भाई कह रहे थे कि भारत बचा है, भारत बचा रहना चाहिए। ये तो हम सब भारत माता के लाल कहते हैं कि भारत माता की रक्षा हम सब अपने प्राणों की आहुति देकर करेंगे। सीमा पर जो लड़ता है उसमें हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है। सबसे ज्यादा सीख मैं ये मानता हूं कि इससे हम राजनीति में जो लोग हैं, जो समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो सो कॉल्ड अपने आप को जनप्रतिनिधि भी कहते हैं, जनता ने हमें विश्वास के साथ चुना भी है, सबसे ज्यादा जवाबदारी जिम्मेदारी हमारी बनती है कि हम कितना एहतियात बरतें। जाना चाह रहा था हाजी मोहम्मद हारून साहब की तरफ, लेकिन वक्त हमको इससे ज्यादा चर्चा की इजाजत नहीं देता, लिहाजा तीनों मेहमानों का यहाँ पर मुझे शुक्रिया अदा करना पड़ेगा और लोगों से अपील जरूर करूंगा, जो तमाम पैनलिस्ट की इसको लेकर राय भी है कि किसी भी सूरत में अपने परिवार, अपने समाज के अंदर मजहबी रंग मत दीजिए, बिल्कुल किसी के लिए नफरत मत डालिए। जो तय करना हो आपकी विचारधारा को लेकर एक विवाद एक मन में आपके वो हो सकता है, तो उसका एक उपयुक्त मंच है भाई, जब चुनाव आए तब बताइए आप उन्हें। लेकिन ऐसे करने से नफरत फैलती है और इस नफरत का फायदा जाहिर सी बात है जो अवसरवादी लोग हैं वो उठाते हैं और समाज के लिए नुकसानदेह है। आज की चर्चा में बस इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठेंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।